स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पर, यानी कि जिसे हिंदी में आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत आप चाहे एक एडवोकेट हो या लॉ स्टूडेंट्स हैं या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आम नागरिक हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखिए, सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की जब बात करते हैं तो इसमें इक्लिप्स एक शब्द आता है जिसे हिंदी में आच्छादन कहते हैं। तो जो आच्छादन का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। आच्छादन को हिंदी में ग्रहण भी कहते हैं, यानी कि जो आच्छादन का सिद्धांत है उसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। जो आच्छादन है या ग्रहण है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आंशिक या पूर्ण रूप से किसी चीज को ढक लेना, यानी कि पार्टली या फुली किसी चीज को कवर कर लेना। किसका मतलब होता है? एक्लिप्स का। ये इसका वर्ड मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ हो गया। जैसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी इसका मतलब ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हम बात करें कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से की गई है इसमें कि चंद्रमा या सूर्य का कुछ देर के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पृथ्वीवासियों को दिखाई न देना ग्रहण कहलाता है। जो मून है और जो सन है वो यदि पार्टली या कंप्लीटली जो है पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता है तो वो आपका क्या कहलाता है? इक्लिप्स कहलाता है। इक्लिप्स बनता कैसे है इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक जीके का भी प्रश्न बनता है, तो उसको अपन यहाँ पे समझ लेते हैं और ये सिद्धांत को समझने में भी हमें थोड़ी सी आसानी प्रदान करेगा। देखिए, जब जो सूर्य है हमारा और पृथ्वी है और सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक पहुंचती हैं, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा यानी कि मून आ जाता है, जिससे क्या है सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वीवासियों को दिखाई देना या तो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती हैं या आंशिक रूप से वो कम हो जाती है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है, आपका सोलर ऑफ इक्लिप्स कहलाता है। और लुनार इक्लिप्स भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। इसमें होता ही है कि जो पृथ्वी होती है वो आपके यहाँ पे आ जाती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब बनता है आपका लुनार इक्लिप्स। ठीक इसी तरीके से हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को समझेंगे, जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कानून पर ग्रहण लगाते हैं, वो हम आगे समझेंगे। देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, आच्छादन का जो सिद्धांत है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 के अंतर्गत समाहित किया गया है। देखिए, आर्टिकल 13(1) क्या है इसे समझ लेते हैं कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध समस्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वो भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। यानी कि कोई भी लॉ है जो कमिटमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का उस डेट से पहले से लागू है और वो भाग 3 के उपबंधों से असंगत होते हैं, इनकंसिस्टेंट है, तो वो इनकंसिस्टेंसी की जो सीमा है उस मात्रा तक वो शून्य होंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है हमारा 26 जनवरी 1950 को। हालांकि इसके कुछ प्रोविजन जो थे वो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। ज्यादातर जो प्रावधान है संविधान के जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए हैं। आर्टिकल 13(1) के अनुसार यदि इस डेट से पहले का कोई लॉ है, और वो लॉ कैसा है, जो हमारा संविधान लागू हुआ है उसके अंतर्गत जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट जो है हमारे, उनके विरोध में है, उनके विरोध में है, यानी उनके उल्लंघन करने वाला है या उनसे असंगत है, तो वो जो लॉ होगा वो वॉइड होगा। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है। तो इसी आर्टिकल के 13 के क्लॉज 1 से निकलती है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और इसका मतलब क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का? तो देखिए, संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत है, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो संविधान के लागू हो जाने के बाद से मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है, यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनसे इक्लिप्स्ड हो जाती है। तो इस कारण से जो लॉ है जिस पर मूल अधिकारों से वो लॉ इक्लिप्स्ड हो गया, उसके कारण मृतप्राय यानी कि वॉइड हो जाती है और उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। देखिए, आसान शब्दों में समझे तो संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि है, जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट हमें संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, तो उनके विरोध में है, यानी कि उनका उल्लंघन करने वाली है या उनसे असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो विधि जो है फंडामेंटल राइट के द्वारा आच्छादित हो जाएगी, यानी कि उस पर इक्लिप्स्ड लग जाएगा, यानी कि ग्रहण लग जाएगा उस विधि पर। वो विधि शून्य हो जाएगी उस मात्रा तक जिस तक वो असंगत है। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहलाता है। और संविधान के पूर्व के जो कानून है यदि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में होते हैं तो कोर्ट इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उनका एनालिसिस करता है।
जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है उसको और अच्छे से समझने के लिए हमें दो कंडीशंस यानी कि दो लॉज होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इन दोनों को समझते हैं हम। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। ठीक है, अब इस डेट से पहले के जो भी लॉ होंगे वो आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाएंगे। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का है, सीपीसी है 1908 की है, एनआई एक्ट है ये आपका 1882 का है। तो ये सभी लॉ क्या हैं आपके, आईपीसी और एविडेंस एक्ट भी हमारा इसके अंतर्गत आता था। अब वो लागू ही नहीं है तो उसका एग्जाम्पल देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये लॉ जो होंगे आपके क्या कहलाएंगे, संविधान पूर्व विधियां कहलाएंगे। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से कहलाएंगे, जो इस डेट के बाद बने हैं, यानी कि आपके 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियां बनाई गई हैं वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधानोत्तर विधियां कहलाती हैं। जैसे कि आपके एसआरए एक्ट है आपका, एसआरए है आपका 1963 का। अभी के बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये सभी क्या हैं आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जनरली क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। यानी कि 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि द स्टेट कैन नॉट मेक लॉज दैट टेक अवे और लिमिट द राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी लॉ that goes against this clause is void to the extent of contravention। तो कुल मिला के ये आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं उनको छीनता है या उनको न्यून करता है। तो वो लॉ जो होगा विरोध की मात्रा तक शून्य होगा, ये आर्टिकल 13(2) कहता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 32 जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। यानी कि स्टेट, क्योंकि संविधान लागू हो गया, स्टेट को पावर मिल गई, तो वो ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाएगा। और वो लॉ बनाया जाता है तो वो उसके एक्सटेंड तक, उसके विरोध तक शून्य होगा। तो ये चीज हमें आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 को भी समझना था, जिससे आगे हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस पर डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीज आपको समझने में काम आएगी। अब प्रश्न आता है कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो, उस सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ, यानी कि किस केस में उसका डिसीजन हुआ। आच्छादन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के मामले में इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। देखिए, इस केस से और आपको जो है आच्छादन का सिद्धांत की क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें क्या है, देखिए एमपी में जो मध्य प्रदेश राज्य था वहां पर बरार मोटरयान अधिनियम लागू था संविधान के लागू होने से पहले। तो ये था आपका 1947 का एक एक्ट था। ये एम्पावर करता था स्टेट को कि जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस है उसको अधिग्रहित कर सकता था। यानी कि स्टेट चाहे तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनको खुद कर सकता था पब्लिक से छीनकर। अब 1950 में क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हो गया और हमें मौलिक अधिकार मिल गए। पार्ट 3 के अंतर्गत हमें मौलिक अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट हमें प्राप्त हो गए। तो जो आर्टिकल 19(1)(g) था वो हमें राइट टू ट्रेड देता था, यानी कि हमें बिजनेस व्यापार वृद्धि करने का अधिकार देता था। और जो 1947 का एक्ट था वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड के राइट को वायलेट करता था। इस वजह से ये जो 1947 का बरार मोटरयान अधिनियम था, आर्टिकल 19(1)(g) के कारण क्या हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। यानी कि आर्टिकल 19(1)(g) का ग्रहण लग गया उस पर, तो वो कानून क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि संविधान में पहला संशोधन किया जाता है और उस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 जो है आपके राइट टू ट्रेड और बिजनेस करने का जो राइट है आपका, जो स्वतंत्रता दी गई है, वो उस पर लिमिटेशन लगाता है। यानी कि कुछ सीमाएं उस पर निर्धारित करता है, उन सीमाओं के अधीन ही आप राइट टू ट्रेड को यूज कर सकते हो। तो इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया, राज्य है वो किसी भी व्यापार में एक अधिकार सृजित कर सकता है। यानी कि राज्य चाहे तो किसी भी बिजनेस में मोनोपोली कर सकता है। ठीक है, तो ये राइट अब मिल गया स्टेट को। तो ये जो लॉ था बरार मोटरयान अधिनियम अब फिर से जीवित हो गया, क्योंकि जो आच्छादन था यानी कि जो ग्रहण लगाया गया था आर्टिकल 19(1)(g) के द्वारा वो अब हट गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो बरार मोटरयान अधिनियम 1947 था वो संविधान का संशोधन करने के बाद फिर से जीवित हो गई थी और ये उसी दिन से लागू होगी जिस दिन से इसमें संशोधन किया गया था। और जो आर्टिकल 19(1)(g) के द्वारा
फंडामेंटल राइट का उस पर जो इक्लिप्स किया गया था, यानी कि जो ग्रहण लगाया गया था, वो अब हटा दिया गया है और ऐसी विधि असंगतता से मुक्त हो गई है और ऐसे कानून को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो कानून जो है फिर से लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पहली बार 1955 के केस में प्रतिपादित की गई थी भारत में। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का प्रतिपादन किस केस में किया गया था। अब आता है प्रश्न कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर भी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। इस पर सबसे पहला केस आता है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ये है आपका 1959 का। इस केस में क्या था कि संविधानोत्तर विधि और संविधान पूर्व विधि यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में डिफरेंस किया गया था। देखिए, संविधानोत्तर विधियों के बारे में ये कहा गया कि जो संविधानोत्तर विधि होती है, यदि वो मूल अधिकारों से असंगत पाई जाती है, यानी कि पार्ट तरीके इनकंसिस्टेंट है, तो वो विधियां जो है आरंभ से ही शून्य होती है, यानी कि एबनिशियो वॉइड होती हैं, वो आश्रित नहीं होती, यानी कि उन पर ग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस मामले में बहुमत का निर्णय तो ये था कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू नहीं होती है, लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट ये कहता था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है उस पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लागू होता है। इससे पहले का एक जजमेंट और था सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी करके था, तो उस मामले का इसमें कंफर्मेशन किया गया था। दूसरा केस आया गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स 1974 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधानोत्तर विधियां होती हैं, यानी कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, यदि किसी मूल अधिकार से असंगत होती हैं तो वो आरंभ से ही शून्य नहीं होंगी। तो यदि आर्टिकल 19 नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता है, कम करता है, तो केवल नागरिकों के संबंध में ही आरंभ से शून्य होंगी, अनागरिकों के संबंध में नहीं। कुछ देखिए, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 15 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये जो है हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को ही दिए गए हैं ये राइट। इनसे रिलेटेड कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो पार्ट 3 के अंतर्गत क्या है, इनकंसिस्टेंस में है, यानी कि उस असंगत है, तो वो नागरिकों के संबंध में ही एबनिशियो वॉइड होगा, अनागरिकों के संबंध में नहीं, यानी अनागरिकों के संबंध में जो वो लागू रहेगा। देखिए, इस तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू होती है या नहीं होती। लेकिन दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर का जो मामला था 1985 का, ये जो मामला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को डिसाइड किया था। देखिए, इस मामले के हम फैक्ट की बात करें तो इसमें क्या था, इस मामले में एक डिक्री जो थी एक पक्ष के फेवर में पारित की गई थी, जिसके माध्यम से वो किसी को एविक्शन करा सकता था। और एक एक्ट 1972 में बना, यूपी बिल्डिंग का कोई एक्ट बना 1972 में, और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। तो इस जजमेंट के बाद और ये जो एक्ट है इसके बाद ये जो डिक्री थी वो प्रवर्तनीय नहीं रही, यानी कि एक तरीके से इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता था इस एक्ट के आने के बाद। ये दो कारण से इस डिक्री का प्रवर्तन नहीं होता, लेकिन बाद में क्या होता है कि यूपी का जो 1972 का एक्ट था उसमें संशोधन कर दिया जाता है, और उस संशोधन के हो जाने के बाद में ये डिक्री जो है फिर से जीवित हो गई, यानी कि फिर से लागू हो गई ये डिक्री। ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया था कि जो 1976 के माध्यम से डिक्री फिर से जो लागू हो गई थी, क्या वो इस मामले में लागू होगी या नहीं। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के मामले में भी प्रश्न था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होती है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन के बाद इस डिग्री का पुनर्जीवित करते हुए फिर से लागू होने को सही माना, और इस मामले में ये कहा कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले वो नागरिकों से संबंधित ही क्यों ना हो। इस केस से अब ये क्लियरिटी आ गई कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है लागू की जा सकती है, लेकिन ये रेयर मामलों में ही होता है। और लेकिन यदि आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होती है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होती है, दोनों पर, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोनों। तो आज की वीडियो में हमने देखिए क्या समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में इक्लिप्स का मीनिंग हमने देखा, फिर आच्छादन का सिद्धांत जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये हमने देखा, फिर उसके बाद हमने संविधान पूर्व विधि संविधानोत्तर विधियों को समझा, उसके बाद हमने आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले में किया गया इसको देखा, फिर उसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लागू होता है नहीं होता है इस चीज को समझा। तो इतनी सारी चीजें आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से समझ में आ गई होंगी, और ये आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है। और इस वीडियो की कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है
या आपका किसी भी चीज में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं, तो उस विषय के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।